चलिए, गुड मॉर्निंग। शुरू कर रहे हैं आज का थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आज क्या पढ़ना है। दरअसल जो पढ़ना है वो मैं पहले बता देता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो निर्भर करेगी, एक तो जहाँ हमने कल छोड़ा था, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। इसके एग्जाम्पल तक हम किए थे। हम एग्जाम्पल से ही शुरू करेंगे आज, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहीं से हम शुरू करेंगे और आगे जाएंगे और आंख तक आज पढ़ेंगे। आई आप समझते हैं, उससे पहले हम कलर भी पढ़ लेंगे, कलर पढ़ेंगे, आंख पढ़ेंगे, आई। उसके पहले हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो हमारा ये आज का जो क्लास है ये इस पे निर्भर होगा, वर्ण विक्षेपण पे। वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आई, या जिसको आप आंख कहते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो हम यही पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और पढ़ेंगे रंग। रंग मतलब कलर। ये कलर जो है, प्राइमरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी कलर क्या होता है, क्या क्या मिलके क्या बनता है, कौन सा कलर बनता है, कौन सा कलर होता है जो कम्प्लीमेंट्री होता है, कौन सा कलर होता है जो जिसके मिलाने से सभी सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये कलर पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज रंग भी पढ़ेंगे, कलर भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद और टाइम मिलेगा तो जब हम आँख पढ़ लेंगे तो आँख की बीमारी पढ़ लेंगे, जैसे मायोपिया, आपने दूर दृष्टि दोष सुना होगा, फिर आपने निकट दृष्टि दोष सुना होगा, इन तमाम तरह की। तो अभी देखते हैं हम कहाँ तक पढ़ पाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम पहले तो मैं एग्जाम्पल 2-4 आपसे पूछ लूँ कि पहले हमने जो भी पढ़ाई किया है वो आपको एक बार क्या हो, रिवाइज हो जाए। तो मुझे बताइए आप, जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, चलिए एक प्रश्न बताइए, पूछें? एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, प्रकाश की जो दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है पॉजिटिव होती है, दूसरा है ऋणात्मक होती है, तीसरा है शून्य होती है, और चौथा है अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है, बिल्कुल सही, धनात्मक होती है। तो इस तरह ग्रुप में पीडीएफ बनवा के ग्रुप में डालेंगे, ठीक। एक और आपसे प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए कि कांच का, हमने बताया नहीं, आज बताऊंगा, हालांकि तब ये प्रश्न आपके लिए जायज होगा। बताइए, जब प्रकाश एक डेंस मीडियम से, डेंस समझ रहे हैं, सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल मतलब रेयर माध्यम में, तो बताइए कि गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे ऑप्शन तो सुन लो मेरे लाल, ऑप्शन तो सुनो। विकल्प है बढ़ती है, घटती है और फिर बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कम हो जाती है।
विकल्प ए है बढ़ती है, विकल्प ए है बढ़ती है, विकल्प बी है घटती है और फिर बढ़ती है, सी है कोई परिवर्तन नहीं होता, डी है कम हो जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है, पहले हाँ, पहले प्रश्न सुन लो, यही तो है प्रश्न का क्लैरिटी। पहले प्रश्न सुनिए, आइए कमेंट। मैंने प्रश्न कहा, सिंपल प्रश्न कहा मैंने कि कोई भी लाइट रे है, ये कर क्या रही है, ये डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेयर में, रेयरर मीडियम में। तो जब यहां से यहां आए तो आपके पास चार ऑप्शन है, या तो ये बढ़ेगी, बी है कि ये पहले घटेगी बाद में बढ़ेगी, तो पहले घटेगी बाद में बढ़ेगी, सी ऑप्शन है कि कम हो जाएगी यानी कि घटेगी, और चौथा ऑप्शन है, चौथा विकल्प है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमने ऐसे जीरो कर दिया। तो सीधा से बात है, पहले इसमें उलझिए मत कि घटेगी बढ़ेगी, सीधा सा कह रहा है कि डेंसर से रेयर में जाना है तो स्पीड बढ़ेगी, सीधा सा, ज्यादा दिमाग लगा दिया था ना इसमें। उसका मतलब नहीं है कि पहले और बाद में की क्या बात है, पहले और बाद में की कोई बात नहीं है, इसमें यही उत्तर होगा, बढ़ेगी। डेंसर से जैसे ही रेयर में आएगा स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर यह सवाल होता कि कोई प्रकाश किरण रेयरर माध्यम से डेंसर में प्रवेश करती है और फिर रेयर में प्रवेश करती है, तब क्या होता है, तब पहले घटेगी और बाद में बढ़ेगी। इस तरह के ये जो मैं पूछ रहा हूं ये पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। और देखिए, हाँ, अगर रेयर टू डेंसर होता तो क्या होता, घट जाता, ठीक है। एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होती है, R इक्वल टू एफ बाई टू, एफ इक्वल टू 2R, R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू F, R इक्वल टू 2F, ठीक है। अच्छा देखिए, कल मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे कि सूर्य का या तारों का टिमटिमाना, तो इसमें दो लक्षण साथ आते हैं, इसको हम आज जिक्र करेंगे। इसमें अपवर्तन भी काम होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। तो अपवर्तन, अगर जैसे आज मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसमें परावर्तन भी है अपवर्तन भी है, और उसका मुख्य कारण क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब अगर विकल्प के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, कि किसी ऐसी घटना में जिसमें तीनों काम हो रहा हो, जैसे मैंने कहा था कल कि इंद्रधनुष रेनबो बनेगा, तो रेनबो में क्या होता है कि अपवर्तन और होता है 2 बार, और फिर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार। तो इसमें जो अपवर्तन हो रहा है ना, ये सहायता कर रहा है, लेकिन मुख्य कारण क्या है इसका, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मुख्य कारण है। तो कई जगह ये बात आएगी, तो इस चीज को हम नोटिस करवाएंगे। आज हम शुरू करेंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आप, ठीक है। बाकी जैसे हम आपको सामने बोर्ड पे ले आके और वो प्रश्न दिखाएंगे पीपीटी के जरिए। फिलहाल आज हम नया टॉपिक शुरू कर देते हैं, और वो टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। मुझे लगता है कि प्रश्न आपके सामने आएगा, और प्रैक्टिस करिएगा। हो सकता है कि पहले दूसरे बार में गलत हो, बट जब आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी मेरे पढ़ाने के बाद एक बार पढ़िएगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उसको समझ में खूब बढ़िया से आ जाएगा। मतलब किताब के नाम से रोते क्यों हो तुम लोग, पहले तो पढ़िए ना। इनका चेहरा उतर गया कि किताब है, टाइम नहीं है, नहीं चलिए, नहीं उतना नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक चल रहा है वही पढ़ लेना है, 10 मिनट लगेंगे उसको क्लियर करने में। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, किसका एग्जाम्पल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहीं से कल की क्लास छोड़े थे, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है वो होता है मिराज का बनना। मिराज क्या होता है, मृग मरीचिका,
इसका बनना। तो ये हम बताए थे कल, रोड पे दूर देखिएगा तो पानी दिखाई देगा। और ये ना कभी कभी ऐसा भी करिए कि मोबाइल है तो उसका, मुझे मालूम है आप मोबाइल बहुत कम यूज करते होंगे, कभी कभी सर्च कर लीजिएगा मिराज का कि क्या है मिराज इमेज, तो इमेज देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिराज ये है। दूसरा जो एग्जांपल है, इंडोस्कोपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडोस्कोपी क्या है? आंतरिक अंगों को, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसको जांच करने के लिए इंडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। आंतरिक अंगों की जांच में, आंतरिक अंगों की जांच में किसका इस्तेमाल होता है? इंडोस्कोपी। और इंडोस्कोपी किस बेसिस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं दूर संचार। दूर संचार मतलब कम्युनिकेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये सब आपको याद और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किसके लिए होता है। ठीक है, शीशा का चटकना देखे हैं आप कभी? कांच या ग्लास के चटक जाने से, चटक या टूट जाने से, जाने पर उसके बीच में जो दरार है, किसके बीच में? कांच के बीच में, वो चमकती है, चमकती है ना, और ज्यादा चमकती है सामान्य लेयर से। तो मतलब उसके बीच में जो चमक है वो किसके कारण हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा कांच के चटक जाने पर दरार का चमकना। यह किसका उदाहरण है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। फिर एक एग्जाम्पल आपके सामने, एक एग्जाम्पल और है, हीरे की चमक। हीरे को जो चमकना है वो किसके लिए होता है? हीरे का चमकना, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पर आधारित होता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो ये हमारा वो एग्जाम्पल था जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पर था। ठीक है, चटकना, चटक नहीं होता है, चटकना। चटकना, चटक जाने पर, टूट जाने पर जो दरार है उसका जो चमक है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ये जो नाम सुन रहे हैं ये एक इंटरनेट और कम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी मैं बताऊंगा ऑप्टिकल फाइबर में किस तरह से चित्र बना के। तो अभी उदाहरण समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एक चीज है कि सबसे कम जो एंगल बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, वो किस में बनता है जी? वो बनता है सबसे कम अधिक अपवर्तनांक। और जो क्रिटिकल एंगल बनता है, लगभग ये मानते हैं कि सबसे कम हीरे के लिए होता है 24 डिग्री। कितना? 24 डिग्री। किसमें? हीरे में। ठीक है, जिसका डेंसिटी ज्यादा, जो डेंस ज्यादा, उसमें एंगल जो बनेगा क्रिटिकल एंगल वो कम बनेगा। मैं यही तो बता रहा था कि मीडियम पे एंगल डिपेंड करता था। मैंने एक कांच का एग्जाम्पल लिया था और एक जल के लिए एग्जाम्पल लिया था। दोनों में आपको यह बताया था
कि जिसमें जो ज्यादा मतलब सघन से कम सघन है, कम सघन का मतलब थोड़ा रेयरर है, तो उसमें क्या होता है कि एंगल ज्यादा हो जाता है, और जो ज्यादा डेंस होता है उसमें एंगल कम हो जाता है। ये क्यों होता है, मैंने ट्रॉली का एग्जांपल देके समझाया था आपको, ठीक। तो ये वो एग्जांपल हैं जिसके जरिए आप, अच्छा एक नोट लिख लीजिए, यहां पे नोट लिख लीजिए। मृग मरीचिका जो होता है, मिराज जो होता है, मिराज मृग मरीचिका, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, किंतु इसमें सहायक जो होता है, हेल्प करता है, वो करता है अपवर्तन। क्या करता है? अपवर्तन। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि केवल टोटल इंटरनल होता है क्या मृग मरीचिका में, या मिराज जो बनता है, जो इल्यूजन, आंख के सामने जो भ्रम पैदा होता है रेगिस्तान में या बहुत चिलचिलाती धूप में, उसमें केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है, तो आप उसको गलत मानिएगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही केवल नहीं होता है, उसमें अपवर्तन भी होता है, रिफ्रैक्शन होता है। वो रिफ्रैक्शन सिर्फ हेल्प करता है, रिफ्रैक्शन होता है पहले, बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो जो पूरा कार्य है वो, उसका मुख्य कारण है इंटरनल रिफ्लेक्शन, किंतु जो अपवर्तन है वो उसका सहायक है। तो इसी बात को नोट में लिखिएगा। मृग मरीचिका बनने में, मृग मरीचिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिराज। मृग मरीचिका बनने में अपवर्तन, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन सहायक होता है। सहायक होता है क्या? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ठीक है। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य कारक होता है। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है जी? मुख्य कारक होता है। मुख्य, मेन रीजन क्या है? अगर एक लाइन में लिखना हो इस बात को, जैसे आपके नोट्स में याद करने के लिए, तो आप सीधा सा लिखिएगा क्या, कि जो मिराज है इसमें जो रिफ्रैक्शन है ये करता है हेल्प। क्या करता है? हेल्प। और जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, वो क्या करता है जी? वो मेन रीजन है। बस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो मिराज बनता है उसमें हेल्प करता है रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन, और जो टोटल कारण, जो इसका मुख्य कारण है, मेन रीजन है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब हम नया टॉपिक एक डाल लेते हैं हेडिंग, जिसका नाम है लाइट डिस्पर्सन, या उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। न्यूटन ने एक डिस्क तैयार किया, मतलब उनका एक डिस्क था, डिस्क। तो उन्होंने कहा कि इस डिस्क को, इसके डिस्क के अंदर 7 कलर है, मतलब उनको वैसा दिखाई दिया, प्रतीत हुआ, वो तो वैज्ञानिक आदमी थे। फिर उन्होंने कहा कि इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे कि प्रकाश में श्वेत होता है। उसको नचाया
तो उनको पता चला कि ये डिस्क है, इसमें 7 कलर हैं, नचाने पे सभी क्या हो जाता है, एक ही कलर सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है, सफेद। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि न्यूटन के डिस्क में, मतलब ये जो डिस्क का जो कॉन्सेप्ट था न्यूटन ने दिया था, इसमें 7 कलर थे, इसको घुमाने पे क्या होता है, क्या होता है, श्वेत कलर दिखाई देते हैं, सफेद कलर दिखाई देते हैं। तो पहला पॉइंट यहीं से लिख लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने लाइट को लिया और एक प्रिज्म पे, लाइट को एक प्रिज्म के सहायता से क्या किया गया, प्रोजेक्ट करके देखा गया, तो पता चला कि उस प्रिज्म के बाद 7 कलर दिख रहे हैं। एक लाइट को प्रिज्म से गुजारा गया तो 7 कलर दिख रहे हैं। तो वो जो 7 कलर दिख रहे हैं वही है वर्ण विक्षेपण। और 7 कलर जिसका नाम आप देते हैं बैजिनी पिनाला या विग्योर बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये 7 कलर है और इस कलर में चूंकि 7 कलर हमें मिल गया तो अभी कलर के बारे में भी पढ़ना होगा कि कलर क्या क्या होता है। तो लिख लीजिए, पहला पॉइंट है कि न्यूटन के डिस्क में 7 कलर थे। हैं? कितने सतह होते हैं, 3। प्रिज्म शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, मतलब सतह होते हैं 3। वे अगर 3 डायमेंशनल जब हम देखेंगे तो उसमें टोटल जो सतह है, वैसे हम जो 2D में तो 3 ही होते हैं। कैप्चर है किसमें, स्टेट में। हाँ, ना आप देखिए ना प्रिज्म जो अगर देखते हैं तो क्या, हाँ लिखिए, न्यूटन के डिस्क में 7 रंग थे। न्यूटन के डिस्क में 7 रंग थे, इसको घुमाने पे सभी श्वेत रंग में परिवर्तित हो गए। इसे घुमाने पर 7 रंग थे, जिसे घुमाने पर श्वेत रंग में थे, जिसे घुमाया गया, घुमाने पर, रोटेट करने पर 7 कलर रंग, सॉरी 7 नहीं, श्वेत कलर पे, श्वेत रंग में परिवर्तित हो गया। मतलब एक डिस्क था, उस डिस्क को घुमाया, उस डिस्क में 7 रंग थे, लेकिन घुमाने के बाद वो क्या हो गया, सफेद हो गया। ठीक है, घुमाने के बाद क्या हो गया, श्वेत रंग में परिवर्तित हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब भी श्वेत रंग को प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या होगा जी, बताइए। वे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो पहला तो ये आप जानते हैं कि किसी भी कलर को प्रिज्म से गुजारेंगे 7। 2-3 बच्चे अभी आ रहे हैं। इतना लेट क्यों, आपको मालूम नहीं था कि 9 साढ़े 9 बजे क्लास है? तो फिर मालूम है। अच्छा, मैथ्स के क्लास में भी ऐसे ही आते हैं या पहले ही आ जाते हैं सब? सुबह सुबह हैं? अच्छा, ज्योग्राफी में पहले आ जाते थे, वो ज्यादा मतलब जरूरी था। सही है, वेटेज के हिसाब से काम करते हैं आप। अच्छा अच्छा, 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ज्योग्राफी का एक अच्छा वेटेज है। नहीं रहेगा तो जरूर, अभी तीनों में रहा है तैयारी। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, लेकिन इसको इसके लिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए लाइट पढ़ा रहे हैं। लाइट पढ़ा रहे हैं, लाइट में काफ़ी क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। हाँ हाँ हाँ, उनकी गलती नहीं है। ठीक है, शुरू करें? बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो जब भी हम श्वेत कलर को प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म भी पढ़ेंगे, प्रिज्म का थोड़ा सा कंसेप्ट भी सीखेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। अभी हम वर्ण विक्षेपण पढ़ रहे हैं, तो वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म की एक
इस्तेमाल करके ही हम जो कलर है उसको समझ पाते हैं। तो लिखिए, जब प्रिज्म से, प्रिज्म एक ऐसा सतह है जिससे कलर को गुजारते हैं, तो कलरों में अन्य अन्य कलरों में विभक्त कर देता है। तो जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश पास कराते हैं या गुजारते हैं, जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है, विभक्त हो जाता है। हालांकि इतनी जो लैंग्वेज है ये आप लोगों की वजह से लिखवा रहा हूं, वरना मैंने इसको कैसे लिखना था कि एक प्रिज्म लिया हमने, कोई एक प्रिज्म है और प्रिज्म में हमने क्या डाला, लाइट, ठीक है, ये डाला श्वेत, क्या, रंग। तो इसने क्या कर दिया भाई, 7 कलर में 7 रंगों में ये विभक्त कर दिया। यानी कि प्रिज्म एक ऐसा मशीन है कि एक कलर डालिएगा, बाद में एक सफेद दीवार लगा दिया जाएगा प्रिज्म के बाद, तो उस पर आपको पता चलेगा कि 7 कलर दिख रहे हैं, मतलब 7 कलर के रेज बनेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरह से मतलब क्या किया कि प्रिज्म कुछ यूं होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रिज्म बनता है। और प्रिज्म से हमने क्या किया कि सफेद, ये प्रिज्म है तो प्रिज्म को हम दूसरे कलर से बना देते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइट है वो सफेद जाएगा इसमें। तो ये मान के चलिए कि हम ये प्रिज्म बना देते हैं, लाल कलर तो आएगा ही आएगा, फिर कौन सा कलर लें हम प्रिज्म बनाने के लिए, चलिए ये एक प्रिज्म है, ठीक है। और इस प्रिज्म से हम क्या गुजारेंगे जी, श्वेत प्रकाश। तो मान लीजिए कि प्रकाश हमने दिया, तो ये श्वेत प्रकाश है। तो आपको मालूम है प्रकाश जब है तो वो ऐसे बीम जाएगा, प्रकाश के बहुत सारे रेज जाएंगे उस पर, ठीक है। ये क्या करता है कि इसको कलर में डिवाइड कर देता है, और वो जो 7 रंग होते हैं उसको बोलते हैं बै, जी, नी, पी, ना, ला। इस याद करने का तरीका है, क्या है, ऐसे लिखिए, बै, जी, वो भी लिखेंगे, नी, पिनाला, फिर हटेगा नहीं, ये यहां दिख रहा है, हाँ, बै, जी, नी, पी, ना, ला, ठीक है, इस तरह से। या इसको क्या बोलते हैं, बी, ठीक है, अरे सॉरी, ठीक है, ये कलर होता है क्या, अरे जी होता है यार, ठीक है। तो ये 7 कलर होते हैं जो प्रिज्म से गुजारेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं ये क्या है, रेड, ये क्या है, रेड, और ये क्या है, ऑरेंज, और ये येलो, और ये ग्रीन, हरा,
और क्या है, ब्लू। दिखेगा नहीं वाला, लेकिन हम इसी से लिख देते हैं। दिख रहा है? ठीक है। फिर ये इंडिगो, चलिए मतलब अब लिख लीजिए, अब इतना क्या है, वॉयलेट। तो ये कलर होते हैं जो साथ दिखते हैं। अच्छा, हमने ये सीक्वेंस में लिखा है। ये जो नीचे बैगनी लिखा है ना, बैगनी कलर, ये बैगनी कलर है, ये जामुनी कलर है, ये नीला कलर है, ये हरा कलर है, ये पीला कलर है, और ये ऑरेंज कलर है, ठीक है, नारंगी कलर जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये लाल कलर है। तो ये इस तरह से जो विभक्त इसका होगा, ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे, ये ना अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब तरंग दैर्घ्य वाला ज्यादा है। इसमें जो हम लिख रहे हैं नीचे से ऊपर, तो तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है, ये है तरंग दैर्घ्य। इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, बढ़ता हुआ। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, यानी कि सबसे कम किसका हो जाएगा इसमें, और जिसका तरंग दैर्घ्य, और ऊपर से नीचे लिखेंगे ऐसे, तो इसमें होगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बढ़ते क्रम में अधिक है, यानी कि इसमें बैगनी का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा होगा, और बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होगा। तो आपको यह बात याद रखना है कि जिसका तरंग दैर्घ्य, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, उसका अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है, उसका अपवर्तनांक कम होगा। और उसी तरह से ये कलर बनती हैं। सबसे ऊपर जो कलर बनता है इसमें वो होता है रेड, ठीक है, सबसे ऊपर क्या बनता है, रेड, और रेड के बाद क्या बनता है, ऑरेंज, ठीक है, इसके बाद क्या बनता है जी, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद क्या बनेगा, येलो, और येलो के बाद क्या बनेगा, ये कलर, और इसके बाद ब्लू। दिखेगा नहीं बट मैं बना देता हूं। ब्लू के बाद क्या है, जामुनी। चलिए जामुनी भी बना ही देते हैं, इसको जामुनी मान के चलिए अभी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद क्या है, कोई नहीं है तो हम कोई बात नहीं है, एक सफेद ले लेते हैं। तो इस तरह से ये जो कलर हैं ये बनेंगे। तो जो बैगनी है, मान लीजिए सबसे आखिरी में क्या है, वायलेट कलर है, या इसको बैगनी कलर बोलते हैं। तो ये जो बैगनी कलर है सबसे नीचे होता है। नीचे होने का क्या कारण है जी, नीचे होने का कारण यह है कि इसका जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक वो पहले घूम जाता है, और जिसका अपवर्तनांक समझ रहे हैं कि उस लाइट का, जो लाइट में उसका जो मीडियम है, जो घूमने की जो प्रवृत्ति है वो स्लो चल रही है। मतलब स्लो चल रही है तभी ना जल्दी घूम रही है भाई। ट्रॉली वाला एग्जांपल याद रखिए। जैसे कोई लाइट, हमने बताया था कि ये एक एरिया है जिसपे, और ये वाला घास वाला एरिया है, मान लीजिए ये घास वाला एरिया है, ठीक है। एक ट्रॉली यहां से जाएगा, तो जैसे ही इस पे आएगा, सीधे जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर सीधे नहीं गया, मान लीजिए कि यहां से जा रहा है ये ट्रॉली, तो जब ये चक्का ऐसे जाएगा तो ये वाला चक्का पहले इस पे आ जाएगा और ये वाला चक्का बाद में इस पे आएगा, यही होगा ना, ठीक है। तो जो इस पे आया वो स्लो हो जाएगा। तो स्लो का मतलब है जो स्लो हो रहा है वो, उसके वजह से बाकी सब बैंड हो रहे हैं। तो ये जो बैगनी है इसका अपवर्तनांक कम है, इसका मतलब है ज्यादा सघन वाला, ज्यादा सघनता से जा रहा है। तो मतलब ये आपको याद रखना है
कि जो सबसे नीचे होता है वो इसलिए होता है कि उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, अगर ये पहले इसमें गया है, सॉरी, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और जो सबसे ऊपर होता है वो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, और तरंग दैर्घ्य में उल्टा होता है। जो सबसे ऊपर होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जो नीचे होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। यही बात आपको लिखना होता है, याद रखना है एकदम बिल्कुल, कि लाइट के सबसे नीचे अंदर की तरफ क्या होता है, बैगनी। क्यों? कि अपवर्तनांक इसका सबसे ज्यादा होता है। रेड सबसे ऊपर होता है, अपवर्तनांक इसका सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये चित्र बना लीजिए अपने कॉपी में, सुंदर हाथों से ये बढ़िया राइटिंग में लिखिए। क्या ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, जामुनी, जामुनी कलर, इसको बोलेंगे जामुनी कलर। तो इससे दो बातें याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है जी? नहीं लिखे? दो बातें इस पे ध्यान रखनी है आपको। एक कि बैगनी आधार पे होता है और लाल सबसे ऊपर होता है बाहर की तरफ। याद रहेगा ये? कोई दिक्कत इसमें? लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, लिख लिया? चलिए देखिए, तो हमने दो चीजें सीखी इसमें से। जो बैगनी कलर है, बैगनी रंग, वह वर्ण विक्षेपण के बाद, बैगनी रंग वर्ण विक्षेपण के बाद अंदर आधार की तरफ होता है, क्योंकि अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दूसरी बात, लाल, बैंगनी का मतलब होता है वायलेट कलर, लाल, रेड बाहर की तरफ होता है। अच्छा, ये बात क्यों लिखवा रहा हूं कि बाहर की तरफ होता है? अभी ठीक है, अभी सीख लीजिए। परीक्षा में यही पूछेगा कि सबसे ऊपर बाहर की तरफ कौन रहता है? रेड। ठीक है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए ऊपर की तरफ होता है। उसमें जो घूमने की जो क्षमता है वो कम होती है, बेंड होने की जो क्षमता है वो कम होती है। यही कारण है, उसका तरंग दैर्घ्य हाई होता है, वो दूर तक जाता है। और इसी तरंग दैर्घ्य के कारण जब हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि लाल कलर बहुत दूर तक सफर करता है, दूर से देख सकते हैं, क्योंकि वो बिखरता नहीं है। आसमान का नीला होना, सूरज का लाल दिखना, उगते समय लाल दिखना, डूबते समय लाल दिखना, आसमान जब काला है फिर नीला दिख जाना, ये सब कारण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और जब ये आपको मालूम होगा तब उसको आसानी से समझिएगा। कैसे समझिएगा? तो वो इसीलिए सड़क पे जो रेड लाइट लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि दूर से उस लाइट को हम देख सकते हैं, वो बिखरता नहीं है, वो दूर तक जाता है। पूछिए क्या पूछ रहे थे? रिफ्रैक्टिव,
इंडेक्स, जो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। मैंने उस क्लास में आप नहीं आए थे, पूरा अपवर्तनांक जिसमें बताया था। तो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ या सबसे ऊपर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ये जो बैगनी कलर है ना, ये नीचे होता है, तो यही लिखा मैंने, आधार पे होता है। और जो लाल होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, आप ये तो जानती हैं ना कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो लाइट ज्यादा डेंस, यही है ना। तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा, ये ज्यादा बेंड कर जाता है, और रेड वाले का कम है, ये कम। तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ, और वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण ये वायु में या पर्यावरण में फैलता नहीं है, दूर तक जाता है। ठीक है, तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि जब भी आप वर्ण विक्षेपण करते हैं प्रिज्म के जरिए, जब भी आप वर्ण विक्षेपण करते हैं प्रिज्म के जरिए, तो श्वेत कलर 7 रंगों में विभाजित होता है। इसमें बैगनी कलर सबसे अंदर आधार पे होता है और लाल कलर सबसे ऊपर होता है, यही याद रखना है आपको। ठीक है, जब पूछा जाए तो ये बोलिएगा प्रिज्म में ऐसा होता है। ठीक, बिल्कुल सजाने के लिए दे देगा। कि इसीलिए तो मैंने लिखा है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या करेगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अपवर्तनांक बढ़ेगा। अब मुझे बताइए आप लोग कि इस कलर में, इसमें प्रिज्म में, हमारे प्रिज्म में, अब प्रिज्म एक हेडिंग डाल लीजिए। प्रिज्म पहले सीख लीजिए क्या होता है, क्योंकि प्रिज्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिखिए प्रिज्म, इसके पहले आप प्रिज्म समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे कलर पे डिस्कस करेंगे। प्रिज्म लिख लीजिए। प्रिज्म में दिखता है 3, वैसे 2 ही दिखेगा, नीचे एक आधार, 3 दिखेगा। 3, अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि कितने दिखते हैं तो आप 3 लिखिएगा। आपने कितने माने थे? 7, 4 होते हैं प्रिज्म में, दिखते 3 हैं, होते कितने हैं? प्रिज्म में कितने सतह होते हैं बताइए? कितने? और कितने लोग हैं जो 5 के फेवर में हैं? बताइए बताइए। लिखिए प्रिज्म, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। प्रिज्म लिख लीजिए, लिखिए प्रिज्म, लिखिए 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 लिखिए। प्रिज्म सटीक कोण, मतलब एक्यूरेट एंगल, सटीक कोण। प्रिज्म डैश देके, प्रिज्म, प्रिज्म हेडिंग डालना है ऐसे, प्रिज्म, और इसको लिखना है ऐसे प्रिज्म, और इधर लिखना है सटीक, वैसे सटीक कोण। लिखिए सटीक कोण और समतल सतहों, सटीक कोणों, एक्यूरेट एंगल, और समतल प्लेन सरफेस, समतल सतहों के साथ काटा गया कांच या ग्लास। ग्लास क्यों दिया जाता है? कि पारदर्शी हो। कांच या पारदर्शक या पारदर्शी, कांच या पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी मैटर, सामग्री या मैटर या पदार्थ या वस्तु, पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा है। जो प्रकाश का विश्लेषण और प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो प्रकाश का विश्लेषण
और प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ये एक्सप्लेन करता है लाइट को और इमेज को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए सहायक होता है। हाँ, हो गया। तो क्या सीखा आपने? ये एक टुकड़ा है कांच का, पारदर्शी पदार्थ का, मैटर का, जो क्या करता है, एक सटीक एंगल पे, एग्जैक्ट किसी एंगल पे और कुछ सरफेस से, सतहों से घिरा रहता है। ठीक है। और ये क्या करता है? प्रकाश को विश्लेषण करने के लिए सहायक होता है। श्वेत कलर को 7 रंगों में विभाजित करता है। ये भी लिख लीजिए, श्वेत कलर को 7 रंगों में विभाजित करता है। श्वेत कलर को 7 रंगों में विभाजित करता है। ठीक है। प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है। प्रिज्म आधारों के आकार के आधार पर कई तरह से हो सकते हैं। उसके आधार जो होता है ना, बेस, उसके आधार पे कई तरह के हो सकते हैं। हाँ, आधारों के आधार पर, आकार पर। एक अगला पॉइंट लिखिएगा, आधारों के आकार पर। हाँ, कहां, क्या 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 लिखवाया था हमने? हाँ, प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, लिख लिया यहां। इसके बाद लिखिए, आधार के आकार पर, आधार के आकार नहीं, आधार के आकार के आधार पर, द बेसिस ऑफ, हाँ, टाइप ऑफ बेस, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ बेस। मतलब यह है कि आधारों के आकारों के आधार पर, मतलब आधार के बेस पे, ये जो आकृति है ना, आधार की जो आकृति है, आकार है, इसके आधार पर जो प्रिज्म होता है, वो कौन कौन से प्रिज्म होते हैं। क्योंकि सब प्रिज्म अलग अलग प्रिज्म होते हैं और उनका जो डिजाइन होता है आधार का, उस पे इसका नाम अलग अलग कर देते हैं। आधार अलग तो प्रिज्म का नाम अलग। आप इस बात को समझ पाए? आधारों के आकारों के जो साइज ऑफ बेस होता है, साइज ऑफ बेस, तो जो इसका आकार होता है उसके आधार पर जो प्रिज्म होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ये मैं बोल रहा हूं। तो उसमें से जो होता है वो है त्रिकोणीय प्रिज्म। त्रिकोणीय मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म। इसके आगे लिख लीजिए पर, कई तरह के होते हैं, और डैश देके लिख लीजिए पहला, ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय प्रिज्म। फिर क्या लिखना है आपको? वर्ग प्रिज्म, वर्ग, स्क्वायर प्रिज्म, प्रिज्म। इसको क्या लिखना है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, आधार बदल रहा है कि नहीं भाई? आधार की आकृति बदल रही है ना, इस तरह के प्रिज्म होते हैं। आयताकार प्रिज्म, ठीक है, आयताकार प्रिज्म। जिसके 5 एंगल हो, पंचकोणीय प्रिज्म। जिसके 5 कोण हो, पंचकोणीय प्रिज्म। हो गया?
ये बस इतना ही है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे दिखते कितने हैं सतह, तो आप बोलिएगा कि 3। होते कितने सतह या फलक हैं, तो बोलिएगा 5। ठीक है, विकल्प में था 5, काहे नहीं मारे? हाँ, मतलब अगर 2D में पूछे वैसे कि एक सतह पे कितने दिखते हैं, तो कितने दिख रहे हैं, लेकिन इसी को 3D में देखेंगे तो ऐसे 3 नहीं दिखेंगे आपको, फिर 5 सतह दिखेंगे। फलक 5 होते हैं इसमें। ये गूगल काम करता है? नहीं करेगा ये काम। नहीं, कल हम उसको पीपीटी के जरिए आपको दिखा देंगे। कोई बात नहीं है, ये मॉर्निंग क्लास की वजह से सभी जो है मैं पहले ही एक दिन इस सबको कलेक्ट करके आपको दिखा दूंगा। तो अभी आप थोड़ा सा इस पे काम करिए, बट हम अभी इमेजिनेशन से काम करिए, कल हम आपको इमेज इसका दिखा देंगे। ठीक है, क्या? नहीं नहीं, मैं करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अरे अभी तक नहीं, मैं करता हूं, सारे का इमेज दिखाऊंगा आपसे, मेरे पास है। आप पेन ड्राइव के आप चिंता मत करिए, कल ही आपको दिखाया जाएगा, लेकिन कल आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। हम जो जो चीजें हैं जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, जैसे लाइट के अल्टीट्यूड, लाइट के जो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ये सभी चीजें हम आपको दिखाएंगे। कांच का फूटा हुआ पार्ट में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये भी इमेज से दिखाएंगे। रोड पे चलती हुई गाड़ी जो मृग मरीचिका या मिराज बनता है, वो भी इमेज से दिखाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, सारी इमेज हैं, बस अब थोड़ी देर और का इंतजार करिए। एक दिन पहले इसको बनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह ये सब अवेलेबल नहीं होता है। कल हम आपको दिखाएंगे ये बात। तो क्या इतनी समझ में आ गई बात? कलर आपने सीख लिया, कलर आपने सीखा। कितने कलर होते हैं प्रिज्म अगर बनाता है तो? लाल, नारंगी, पीला, ऊपर से हरा, नीला और जामुनी और बैगनी, ये कलर होते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए इंद्रधनुष का बनना। नया टॉपिक, इंद्रधनुष का बनना। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इंद्र धनुष का बनना। मैं एक बार समराइज कर देता हूं। कलर प्रिज्म से गुजरेंगे श्वेत, तो कितने कलर में बदलेंगे? प्रिज्म में कितने सतह, प्रिज्म में कितने फलक? एक ही बात है, सतह और फलक में बोल दूं वो भाषा है एग्जामिनर का। ठीक है, अब सोचिए प्रिज्म में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है वर्ण विक्षेपण के बाद? बैगनी का। सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य। अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्न में से, अरे तो जो पूछा जाता है वही बता रहा हूं, बस अंतर ये है कि आप जिसको ध्यान में बैठ गया तो ये बहुत जितने भी लेक्चर आपके कॉपी में लिखे गए हैं वो किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। मैं ऐसा नहीं कोई टॉपिक लेके आता हूं जो एनसीईआरटी के बाहर हो। आप एनसीईआरटी जाकर पहले पढ़िएगा, इसके शब्द और एनसीईआरटी के शब्द मैच नहीं हुए तो मुझे बोलिएगा। निम्न में से, थोड़ा राइटिंग गंदा है, समझ में आ रहा है। निम्न में से किसका, निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, के आधार पर तरंग दैर्घ्य के आधार पर क्रम सही है? ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी,
डी। अभी लिखने दो। क्या? अरे अभी लिखते देने दो। वी अब बताइए तरंग दैर्घ्य के हिसाब से सही कौन है। तो ये खोजिएगा मत कि क्रम से मैच कर रहा है कि नहीं, बस आप देख लीजिएगा कि लेयर कौन कौन से ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी खूब बता रहे हैं, जब परीक्षा में बैठिएगा तो ये प्रश्न दुख दे देगा, आपको पीड़ा दे देगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इस पे आपको बोल रहा हूं कि इस तरह की बातें आप ध्यान से पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा। मल्टीपल रिवीजन से ये चीजें सही होती हैं। नहीं, सतह या फलक 5, जो दिखता है वो 3 दिखता है आपको 2D में, एक प्लेन में। एक प्लेन में कितने दिखेंगे जी? 3 ही तो दिखेंगे, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, ऐसे एक प्लेन जब बोलूं तो 2D में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कितने दिखेंगे? तो दिखेंगे जब पूछे तो 3। ठीक है, एक प्रश्न मैं पिछले टेस्ट में डिजाइन किया था कि निम्न में से बताइए किसने होम रूल लीग को शुरू किया था भारत, मतलब पहले। उसमें 4 ऑप्शन थे, तिलक, एनी बेसेंट, अरुणडेल और इनमें से कोई नहीं। इस तरह के हमने विकल्प सेट किए थे। पहले सुन लिया प्रश्न, लगा एक्सप्लेनेशन देने। पहले प्रश्न ही सुनो, प्रश्न वैसा ही है, कोई शब्द छेड़छाड़ नहीं किया गया है। पहले किसने किया, बस। ठीक है, तो इसका उत्तर सभी ने लिखा तिलक, क्योंकि अप्रैल 1916 में उन्होंने स्टार्ट किया था। ध्यान रखना, तिलक से पहले ये विचार उनके दिमाग में था और वो शुरू कर चुकी थी होम रूल। एनी बेसेंट भारत में बाद में उन्होंने शुरू किया सितंबर 1916। बहरहाल छोड़ो, साइंस का मैटर है। चलिए अब क्या लिखेंगे आप इंद्रधनुष का? अगर भारत बोले तो, हमने क्वेश्चन में भारत नहीं बोला था, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आपके दिमाग में बैठा रहता है ये बात। समझ रहे हैं आप क्या गलती करते हैं? बिल्कुल, ये जो गलतियां होती हैं, सुन लो, ये जो गलतियां होती हैं आपके, आपने पहले से वो स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन दे दिया कि गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो पहले कहां हुआ था, उसमें 1917 वाला चंपारण दिया ही नहीं था। आपके दिमाग में बैठा है कि वो है, आप मार दीजिएगा ई। लेकिन ध्यान रखिए, उस अगर सुन लीजिए भैया, मतलब मेरे कहने का मतलब है दिमाग पे बैठाई हुई चीजों को लेकर परीक्षा में नहीं जाना है, शब्द देखना है प्रश्न में लिखा क्या है, चाहे वो साइंस हो या कोई भी विषय हो। इसको बोलते हैं पूर्व अवधारणा या पूर्वाभास से ग्रसित व्यक्ति। पहले चीजें दिमाग में बैठी हैं, वही जाके टेपना है। ठीक है, हां, तो पढ़ना है। चलिए, इंद्रधनुष, रेनबो लिखिए। तो रेनबो क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में लिखेंगे, समझ लीजिए। वर्षा के बाद, वर्षा के बूंद में, वर्षा के खत्म होने के बाद वर्षा का जो पानी है उस पे सूर्य की किरणें पड़ती है। वर्षा के ठीक बाद, जब वर्षा होती है उसके ठीक बाद सूर्य के किरणें जब पड़ती है तो आपको वैसे लगता है कि मतलब बादल में पानी के कण, ड्रॉप्स रहते हैं। तो जब उसका सूर्य की रोशनी उस पर पड़ता है तो उसमें 2 काम होते हैं। एक तो उसमें पहले तो इतना सीखना है कि जैसे ही सूर्य की किरण उस ड्रॉप पे पड़ेगा, बूंद पे पड़ेगा, उससे गुजरेगा तो ये इंद्रधनुष बनेगा। तो पहले तो यही लिख लीजिए, वर्षा के बाद, ठीक बाद, सुनिएगा, ऐसे नहीं बाद मतलब कभी नहीं, ठीक बाद, वर्षा के ठीक बाद सूर्य की किरण,
सूर्य किरण या रे ऑफ लाइट या प्रकाश की जो किरण है, सूर्य किरणें या प्रकाश की किरणें एक ही बात है ना, हाँ इस पर कंफ्यूज नहीं हो। सूर्य किरण या सूर्य की किरणें वर्षा के बूंद से, बूंद मतलब ड्रॉप से, बारिश के ड्रॉप से गुजरती है तो क्या बनता है जी, तब इंद्रधनुष बनता है जो 7 कलरों में प्रतीत होता है। या आप ऐसे लिख लीजिए, वर्षा के ठीक बाद सूर्य किरणें वर्षा के बूंद से गुजरती है तो 7 रंगों में प्रतीत होती है। यही 7 कलरों में परिवर्तित हो जाती है, यही इंद्र धनुष कहलाता है या रेनबो कहलाता है। अच्छा, जब 7 कलरों में विभाजित होगी तो 7 रंगों में विभाजित होगी तो अंदर कौन सा कलर होगा, वही बैगनी। इंद्रधनुष में जो नीचे होता है आधार पे वो कौन सा कलर होता है, बैगनी, और ऊपर लाल। लेकिन ये इंद्रधनुष या रेनबो के नेचर पे डिपेंड करता है कि लाल नीचे होगा या बैगनी ऊपर होगा। तो मैं जब प्रकार बताऊंगा कि इंद्रधनुष के कितने प्रकार हैं तब बताऊंगा। क्या ये बात समझ में आई कि वर्षा के ठीक बाद बादल में, ठीक है, वो रहते हैं बादल में छोटे छोटे बूंद, बट वो चूंकि एक बादल है तो एक लेयर में होते हैं। तो सूर्य की किरणें जैसे ही पड़ती है, यही कारण है, सुनो, अरे बातें मत करिए आप लोग आपस में, यही कारण, ये देखो पढ़ने ही आए हैं आप लोग ये जब भी दिखेगा बरसात के बाद ही दिखेगा, नहीं दिखता है। हो गया होगा कहीं बारिश तभी दिखता है, आपके एरिया में नहीं हुआ है। हाँ, इसीलिए अच्छा, जब भी सूरज की रोशनी पड़ेगी तभी होगा, अब बारिश में पड़ेगी तभी होगा। पानी होए, जब पानी ही नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन करेगा कौन, सॉरी परावर्तन करेगा कौन, पूर्ण परावर्तन कौन करेगा। तो आपके एरिया में नहीं हुआ है, बट आप देख रही हैं, आप समझ पा रही हैं कि वो कहां है, नहीं ना। ये जो सूर्य की किरणें हैं उस पर जब पड़ती हैं तो जब भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी या तो आपको, अच्छा मान लीजिए कि आप सामने इंद्रधनुष देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इधर से रोशनी आ रही है। आपको जब भी इंद्रधनुष दिखेगा, आप जब भी इंद्रधनुष को देखेंगे तो आपके पीठ के तरफ सूर्य होगा, ठीक है। सूर्य के तरफ इंद्रधनुष मुंह करके नहीं देख पाएंगे, अपोजिट दिशा में होगा। दोपहर में कभी इंद्रधनुष नहीं बनता है, यही कारण है कि दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है, क्योंकि उसके लिए अपोजिट होना जरूरी है। सूर्य की किरणें अपोजिट, अगर इधर बन रहा है तो इधर, अगर इधर बन रहा है तो सूर्य इधर होगा। दोपहर में इंद्रधनुष बनने के कोई संभावना नहीं होता। यह प्रश्न पूछा गया है रेलवे में कई बार या अन्य एग्जामों में कि दोपहर के टाइम पे बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, स्टेटमेंट के तौर पे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्षा के ठीक बाद सूर्य की किरणों में बूंद से गुजरता है जब सूर्य की किरण, तो 7 कलरों में प्रतीत होता है और वही क्या कहलाता है, इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष में सहायक, देखिए इंद्रधनुष में, इस रेनबो में जो सहायक कारक होता है वो होता है क्या, अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या होता है, सहायक कारक जो होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें सहायता करता है अपवर्तन, जबकि इसका मुख्य कारण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। सहायक कारक में दोगे, रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। क्या होगा, परावर्तन, दोनों होगा।
अपवर्तन भी और परावर्तन भी, रिफ्लेक्शन भी। तो इसके जो सहायक कारक हैं बनने में, जो हेल्प करते हैं, वो परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है। और मुख्य कारक क्या है जिसके वजह से यह बन रहा है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जिसको बोलते हैं लाइट डिस्पर्शन या डिस्पर्शन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसके मुख्य कारण है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि केवल वर्ण विक्षेपण है तो गलत है। अगर बोलेगा वर्ण विक्षेपण है तब सही है। बोलेगा कि इसमें मुख्य कारक कौन सा है तब बोलिएगा आप। अगर मान लीजिए कि बोले कि मुख्य कारण इसमें अपवर्तन है और सहायक है वर्ण विक्षेपण और परावर्तन, तो सही होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका जो सहायक कारक है अपवर्तन है और परावर्तन है, और जो मेन कारण है वो क्या है? मेन कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। अगर वैसे एक लाइन में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंद्रधनुष का जो मुख्य कारण है वर्ण विक्षेपण है, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारण है। तो ये कॉपी में इस तरह से लिख सकते हैं आप, समझ में आएगा। जो सहायक कारक है अपवर्तन है रिफ्रैक्शन और परावर्तन, और वर्ण विक्षेपण इसका मुख्य कारक। क्या इतनी बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप नहीं देखेंगे। हाँ, तो जैसे टकराया तो कुछ क्या होता है, कुछ किरणें वापस आती हैं। जैसे ये बूंद है, ठीक है, अब यहां से सूरज आया, इसकी रोशनी पड़ रही है, तो ये लेयर है ना, ये लेयर है, तो इससे कुछ किरणें टकरा के वापस जाएंगी और कुछ किरणें अंदर आएंगी। ऐसे होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा किरणें अंदर चली गई, थोड़ा सा उसके सतह से, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स भी है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्व करेगा, कुछ अंदर जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगा। तो परावर्तन भी होता है इसके वजह से, इस और अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन क्यों? जो लाइट अंदर आई वो डिविएट करेगी, ठीक है। और जो कलर होगा तो आपको मालूम ही है, ये प्रिज्म की तरह घेरा बना के रखा है, तो वो 7 कलरों में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों होता है। अगर आपसे प्रश्न ऐसे करे, बताइए इंद्रधनुष के बनने में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 3 ऑप्शन होगा आपके सामने, उसमें बोलेगा वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, पहला ऑप्शन। दूसरा में देगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। फिर देगा अपवर्तन, केवल अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। फिर अब देना शुरू कर देगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक क्या। तो इसमें जो एक वाला ऑप्शन होगा, जो उसमें वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन तीनों देगा, वही सही है। आप क्वेश्चन के फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं कैसे बनाएगा? कहाँ हैं? यहीं हैं? लग तो नहीं रहा है कि आप यहीं हैं। समझ रही हैं आप? हाँ, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको, ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। अब लिख लीजिए इंद्रधनुष के प्रकार। लिखिए इंद्रधनुष के क्वेश्चन। कल सुबह सुबह क्वेश्चन ही कराएंगे, इसलिए पहले आइएगा। आज ही हम जो काम करवाना है करवा लेंगे, पीपीटी बनवा लेंगे, वीडियो दिखवा लेंगे, इमेज सेट करवा लेंगे, सब कुछ। कल प्रश्न आएगा, तो कल किसी तरह से चूकना नहीं है, प्रश्न भी और चैप्टर्स की समाप्ति भी, ठीक है? हैं? क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अब बताएंगे कि जो टाइप होता है ना उसमें होता है, ठीक है। अभी तो लिख लीजिए इंद्रधनुष के प्रकार। इंद्रधनुष के प्रकार लिखे, 2 प्रकार होते हैं। कितने? हाँ, आइए। टाइप ऑफ रेनबो, टाइप ऑफ, कितने होते हैं जी? एक होता है प्राथमिक,
इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीयक। इंद्रधनुष, ठीक है। तो दो तरह से होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक क्या होता है, इसमें दो बार अपवर्तन होता है, समझ लीजिए, इसमें दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पहला हम लिखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष। पहला क्या लिखेंगे? अच्छा, ये बात तो हमने लिखवाया ही नहीं कि जब भी इंद्रधनुष दिखता है आप देखेंगे तो सूर्य के विपरीत, यानी कि आपके पीठ के तरफ सूर्य होता है। यह बात लिखवाने की जरूरत है, आप समझ गए? दिमाग में है ना? और दोपहर के समय कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है। घर पे जाके कहीं नोट में थोड़ा सा जगह पे लिख लीजिएगा कि दोपहर के समय नहीं दिखता है। और जब भी इंद्रधनुष को देखना है तो सूर्य आपके पीठ के पीछे होगा, ठीक है। सूर्य आपके पीठ के पीछे होगा। इस बात को ऐसा नहीं कि मतलब नजरअंदाज कर दीजिएगा, ठीक। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो पहला लिखिए प्राथमिक। प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक। इसमें क्या होता है, जब सूर्य किरणें बूंद पे पड़ती हैं प्रकाश किरणें वर्षा के बूंद पर पड़ती हैं तो दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और दो बार अपवर्तन, इस अपवर्तन को इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो दो बार इसमें रिफ्रैक्शन होगा और एक बार क्या होगा जी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जब ये होगा तो क्या बनेगा, तो प्राइमरी या प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होगा। इंद्रधनुष का निर्माण होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होगा। प्रकाश किरणें वर्षा के बूंद पर पड़ती हैं तो दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्राथमिक परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और प्राथमिक में जो बैंगनी कलर होगा वो क्या होगा, अंदर होगा, और लाल जो कलर होगा वो ऊपर होगा। प्राथमिक में, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें जो बैंगनी कलर होगा है, बैंगनी कलर, बैंगनी रंग क्या होगा अंदर, तथा लाल बाहर की तरफ। जब ऐसा आकाश में बने कि ये जो इंद्रधनुष बनेगा तो इसमें बैंगनी कलर नीचे और लाल कलर ऊपर, तो आप समझ लीजिए कि प्राथमिक बना है। लेकिन कई बार क्या होता है, अच्छा, जब भी ये आपको देखना पड़ेगा ना तो आपके आंख पे
आपका आंख और उसके बीच में 42 डिग्री का एंगल बनेगा, तब ये आपको दिखेगा प्राथमिक। दूसरे में 55 डिग्री बनता है। पहले ये लिख लीजिए कि बैगनी रंग अंदर होता है और लाल रंग क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और ये जो होता है द्वितीयक, सॉरी, ये जो प्राथमिक होता है द्वितीयक से ज्यादा चमकीला होता है, उससे ज्यादा चमकता है। ये चमकने की जो क्रिया है ये ज्यादा ये करता है, ठीक है। यह द्वितीयक की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। यह द्वितीयक की अपेक्षा या कंपेयर में ज्यादा चमकीला होता है। यह द्वितीय की अपेक्षा ज्यादा चमकीला होता है। इसे देखने के लिए नेत्र पर, आंख पर लगभग 42 डिग्री का एंगल बनता है। इसे देखने पर नेत्र पर, आई पर लगभग 42 डिग्री का कोण बनता है। कोण मतलब एंगल, 42 डिग्री का कोण बनता है इसको देखने के लिए। यह द्वितीय की अपेक्षा, जो सेकेंडरी बनेगा ना इंद्रधनुष, इंद्रधनुष दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो यह जो प्राथमिक हम पढ़ रहे हैं, यह जो इंद्रधनुष होगा ये ज्यादा चमकेगा दूसरे के कंपेयर में। यानी कि चमक किसकी ज्यादा होगी, तो ये भी सब ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि चमक किसकी ज्यादा है, प्राथमिक की। लिख लिया आपने? हंस रहे हैं जी आप लोग, क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए नेत्र पर? अगर प्रश्न पूछे कि प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए नेत्र पर कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए? 42 डिग्री। अच्छा, अब लिख लीजिए द्वितीय इंद्रधनुष, सेकेंडरी इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्र धनुष। हाँ, कुछ बोल रहा था कोई? मतलब समझा नहीं। अच्छा, इसके कि सहायक कारक में क्या होता है? इंद्रधनुष का अगर पूरा फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें परावर्तन, अपवर्तन और डिस्पर्शन होता है, ठीक है, इंद्रधनुष के फॉर्मेशन में। इसमें हमने लिखवाया कि ये बनता कैसे है। जब बूंद में, ड्रॉप में दो बार लाइट का ये सिर्फ ये प्राइमरी ऐसे बनता है कि दो बार लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होगा दो बार, ठीक है, और एक बार उसमें से टकरा के रोशनी फिर अंदर जाएगी, तब वो चमकेगा। और इसी एक बार के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से इसमें चमक ज्यादा हो जाता है। हाँ, मतलब ये रेनबो है, दो तरह के रेनबो में, पहले रेनबो में दो बार अपवर्तन होगा। ये प्राथमिक जो रेनबो बनेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा, इसमें आपको दो बार अपवर्तन होगा और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। और जो सेकेंडरी बनेगा इसमें दो बार अपवर्तन और दो बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें दो बार, दोनों बार अपवर्तन भी दो बार और परावर्तन भी
2 बार। हाँ, पहले वाले में इतना कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक, और द्वितीय है तो दोनों 2 बार, अपवर्तन भी 2 बार और परावर्तन भी 2 बार। जब 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो जो एंगल जो बनता है वो क्या होता है? द्वितीयक, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब इसमें क्या होता है? क्या होता है? अरे बोलो। और सेकेंडरी बनता है। और सेकेंडरी की खास बात जानते हो क्या है? जहां लोग चूकते हैं, इसमें बैगनी कलर बाहर होता है और रेड कलर अंदर होता है। लिख लो इस पॉइंट को। इसमें ये जो इंद्रधनुष बनेगा, इसमें जो बैगनी कलर है, बैगनी रंग या वायलेट कलर, वो क्या होगा? वो रंग बाहर की तरफ, बाहर, तथा लाल रंग अंदर की तरफ। ये तथ्य है जो पूछा जाता है। बैगनी कलर ऊपर किसमें? जब 2 बार आंतरिक परिवर्तन होगा, ठीक है, और इसी कारण इसका चमक कम हो जाता है। ठीक, तो ये किससे कम चमकेगा? इसका जो चमक है पहले वाले से कम होता है, जो प्राथमिक से कम होता है। ठीक है, यह द्वितीयक की अपेक्षा, प्राथमिक की अपेक्षा कम चमकीला होता है। ये लिख लीजिए, प्राथमिक के अपेक्षा कम चमकीला होता है। प्राथमिक के अपेक्षा कम चमकीला होता है। प्राथमिक की अपेक्षा कंपेयर में कम चमकीला है, लेस शाइन करता है। चमकीला होता है। क्या पूछ रहे हो? हाँ, जब इसको देखेंगे तो नेत्र पे कितने का एंगल बनेगा? 55 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। वही कारण है बरसात के बाद, जब ऐसा, ये तो नेचर का बरसात के बाद दोपहर में नहीं, पूछने दो भाई, पूछने दो। दोनों दोपहर में, इंद्रधनुष ही दोपहर में नहीं दिखेगा। अरे भाई, ये तो प्रकार है। मैंने कहा कि दोपहर में इंद्रधनुष नहीं दिखता है, दोपहर में नहीं दिखता है। तो भाई प्राथमिक हो या हाँ, दिन में 2 बार क्यों नहीं दिख सकता है? दिख सकता है, लेकिन दोपहर में नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना। ये कभी भी इसको देखना हो तो मैंने पहले ही क्या बोला था, इसीलिए वो बोला था पॉइंट, कि जब भी इंद्रधनुष को देखना है तो सूरज आपके पीठ के पीछे होता है। ये सामान्य शब्द मैंने इसलिए लिखवाया, आपको बताया कि इससे आपको ये याद रहेगा कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में सूरज होता है। हाँ, और सुन लीजिए मेरी बात, बच्चों सुनो, इसमें जो एंगल बनेगा 55 डिग्री का बनता है। मतलब नेत्र पे एंगल बनना चाहिए कितना इसको देखने के लिए? 55। अच्छा, ये एक प्राकृतिक घटना है, तो तुम तय नहीं करोगे कि ये कब बन रहा है। हाँ, ठीक है। तो जब इंद्रधनुष 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी। प्राथमिक में 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसमें आंख पे एंगल बनता है 42 डिग्री, और दूसरा जो होता है उस पे बनता है 55 डिग्री। चमकीला होता है प्राथमिक दूसरे के कंपेयर में, और जो दूसरा होता है वो कम चमकीला होता है। अब रही बात कि सर ये कब बनेगा, ये प्राकृतिक घटना है। जब ऐसा हो कि बैगनी कलर ऊपर दिखाई दे तो समझ लेना कि ये सेकेंडरी है।
ठीक है। और जब ऐसा हो कि रेड ऊपर हो तो समझ लेना कि प्राथमिक है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? ये रहा तुम्हारा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का कॉन्सेप्ट क्लियर है? रंग शुरू करो, क्योंकि रंग तुमने पढ़ लिया, 7 कलर पढ़ा ना भाई तुमने। अब उसी रंग के बारे में कि कौन से कलर प्राथमिक कहलाते हैं, कौन से कलर सेकेंडरी कहलाते हैं, किस कलर को मिला के कौन सा कलर बनता है, जो मिला के बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो बनता है उसको क्या बोलते हैं। हेडिंग डालो रंग। हैं? क्या कह रहे हो? अच्छा, ये जरूरी है ना। अच्छा चलो सुनो 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 सुनो, तो फिर एकदम मुखर होके सुनना, ठीक है। मैं उसके घर नहीं जाता, वो भी मेरे घर नहीं आता। मैं उसके घर नहीं जाता, मैं उसके घर नहीं जाता, वो भी मेरे घर नहीं आता। इस एहतियातों से ताल्लुकात मर नहीं जाता। मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता। इन एहतियातों से ताल्लुकात मर नहीं जाता। अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सभी रिश्ते यहीं के हैं। अच्छे हैं बुरे हैं, सभी रिश्ते यहीं के हैं। मरने के बाद कोई किसी के साथ नहीं जाता। मरने के बाद कोई किसी के साथ नहीं जाता। समझ में आई बात है? जो भी रिश्ते हैं यहीं के हैं, मरने के बाद। ये एक सामान्य दार्शनिक बात है कि भाई जो भी लड़ाई झगड़ा है यहीं के हैं, मरने के बाद। हाँ, वे कहते हैं ना, मनोहर राणा कहते हैं कि थकन के चूर में चादर बिछाए लेट गए, मरे तो जाके बराबर में लेट गए। मतलब सब लोगों को एक दिन लेट जाना है। एक और सुनाए? अच्छा तुम्हारे लिए सुना देते हैं, तुम जो खोज रहे हो वो सुना देते हैं। दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। व्यर्थ आंसू बहाने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। तो ये दर्द की दवा थी तुम्हारे लिए। अब शुरू करते हैं। रंग। देखो ये ब्रेकअप, 1000 खुशी कम है एक गम को भुलाने के लिए। 1000 खुशी कम है एक गम को भुलाने के लिए, एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। चलिए ये अब सुनो रंग, ठीक है। जीवन में रंग तभी बरकरार रहेगा जब तुम काम कर लोगे। अभी रंग सुनो, नहीं तो जीवन बेरंग हो जाएगा तुम्हारा। रंग को क्या बोलते हैं जी? ठीक लिखा हूं मैं? कलर अंग्रेजी में ठीक लिखा हूं? OU, अरे नहीं भाई, OUR कहीं कहीं लिखते हैं, COLOR भी लिखते हैं, यू भी करते हैं। हाँ, उसी का खेला है, मैं वही सुनना चाह रहा था। चलिए रंग पढ़ते हैं। तो रंग क्या है जी? अभी अभी सीखा आपने कि श्वेत कलर प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 कलरों में विभाजित हो जाता है। कितने कलरों में? 7। तो भाई 7 कलर में विभाजित होता है, वही रंग है। अब रंग को पढ़ेंगे जो हमने रंग देखा है, ठीक है। तो जब भी हम रंग पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। इसको बोलते हैं रेड। आर लिख दूं सिर्फ, आर या लाल। और यहां लिख देता हूं ग्रीन, हरा। इसको बोलते थे जी। और
लाल, हरा और नीला। ये जो तीन कलर है ना, ये मुख्य कलर कहलाते हैं। आरजीबी, कौन सा? आरजीबी। ये तीन मुख्य कलर हैं। ये ही कलर है जो बिल्कुल प्राइमरी कलर हैं, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से स्पष्टतः देखने को मिल जाते हैं। ये प्राइमरी कलर है। इसके बीच में होता है श्वेत, मतलब कि ये जो श्वेत है इस तीनों से संबंधित है। अच्छा, इसके बीच में डाल देते हैं एक कलर, यहां डाल देते हैं पीला, ठीक है, और यहां डाल देते हैं मैजेंटा। अब है नहीं, फिर ये इससे लिख लेते हैं। एक मैजेंटा कलर होता है, मैजेंटा एक कलर होता है। मेट्रो दिल्ली में मेट्रो मैजेंटा चलती है कालिंदी कुंज से, कालिंदी कुंज वाले रोड में। हाँ, अरे सुन लो इधर, ये होता है मोर कलर का। ये जो होता है नीला होता है, इसको बोलते हैं पिकॉक नीला। नीला ही है, पिकॉक वाला, मोर वाला नीलापन देखे हो? अरे देख, बस पिकॉक, थोड़ा सा सही से लिखें। मैं लिख बढ़िया सकता हूं बट लिख नहीं पाता हूं। पिकॉक, नीला। तो ये क्या है? रंग है। क्या है जी? रंग है। ये तीनों कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हम इससे क्या सीखे हैं? इससे ये सीखे हैं कि अगर लाल को, ये तरीका है, लाल को अगर हरा से मिलाओगे तो मिलेगा पीला, एक खास रेशियो में, एक खास रेशियो में। रेशियो उलट दिया तो मिल जाएगा सफेद। जैसे रेड को जब भी हम हरा से मिलाएंगे क्या मिलेगा? रेड को जब भी नीला से मिलाएंगे क्या मिलेगा? रेड को जब भी पिकॉक से मिलाएंगे क्या मिलेगा? अरे इधर देखो, लाल से जब भी पिकॉक नीला को मिलाएंगे फिर क्या मिल जाएगा? अब सुनो, ये सारा जो कलर है एक रेशियो में मिलाने से होता है, एक अनुपात में। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा, जैसे रेड के साथ हरा ज्यादा रेशियो का डिफरेंस होगा तो सफेद दिखने लगेगा, क्योंकि पहले पीला होगा और बाद में रेशियो इधर उधर होगा तो वो सफेद होने लगेगा। मतलब तुम बस यही समझो कि जब ये लाल और हरा मिलेगा, दो प्राइमरी मिलेंगे तो एक पीला कलर मिलेगा। लाल और नीला मिलेंगे तो मैजेंटा कलर मिलेगा। नीला और हरा मिलेंगे तो पिकॉक नीला बनेगा। नीला और हरा, यानी कि जब मोर के पंख जैसा नीला बनाना हो तो तुम हरा और नीला को लगाओगे। कलर याद हुआ भैया? ये ट्रिक है जिससे तुम सब समझ जाओ कि क्या मामला है। लाल को किससे मिलाओगे जी? क्या मिलेगा? हरा को नीला से मिलाओगे तो क्या मिलेगा? और रेड को नीला से मिलाओगे तो क्या मिलेगा? याद रहेगा ये? ठीक है, फिगर बना लेना, सट से याद हो जाएगा। और यही पूछता है कि बताओ सट से याद होने का मतलब? जल्दी से, झटपट। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां लिखूं, यहां मैं लिखूं, अरे देखो आर और जी, क्या मिलेगा? वाई। और फिर मैंने लिखा आर और बी, तो क्या मिलेगा? मैजेंटा। और जब मैंने लिखा जी और बी तो क्या मिलेगा? पिकॉक नीला। ब्लू ही मिलेगा बट मोर के वाला। इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना?
अब यहां लिख लीजिएगा प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग। अब प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल, हरा, और नीला। दिख रहा है? नीला। तो प्राथमिक रंग ये हैं, ठीक है। प्राथमिक कलर ये है रेड, ग्रीन, ये प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर उनको बोलते हैं जिनको आप कोई, हाँ ये होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और ये स्पष्ट दिख जाते हैं। आपसे यही पूछा जाएगा कि प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं। प्राथमिक कलर आरजीबी याद रहेगा, ठीक है। अभी वैसे ट्रिक बताते हैं नौजवानों को, आप तो बहुत कम है और यहां मैच्योर लोग भी हैं। रजिया गुलाबों की बहन है, रजिया गुलाबों की, रजिया गुलाबों की, रजिया गुलाबों की रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। ये प्राथमिक कलर हैं। द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर कौन कौन से हैं? तो वे कलर जो प्राथमिक रंगों से मिलकर बने वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय। अब लिखिए यहां सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी ये क्या होते हैं? वैसे कलर, वैसे रंग जो प्राथमिक से मिलकर बनते हैं। वह कलर जो प्राथमिक कलरों से मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं द्वितीय कलर या सेकेंडरी कलर, ठीक है। तो बताओ सेकेंडरी कौन कौन है? ये जो कलर बन रहे हैं ये क्या है? सेकेंडरी कलर है। और तीनों को मिला दो, आर को मिला दो, जी को मिला दो और बी को मिला दो, क्या मिलेगा जी? व्हाइट। वाटर कह रहा है, व्हाइट मिल जाएगा ना भाई। तीनों को मिलाओगे, प्राथमिक कलर को मिलाओगे, क्या मिल जाएगा? सफेद। तीनों को मिलाओगे, प्राथमिक को व्हाइट बन जाएगा, सफेद बन जाएगा, श्वेत बन जाएगा। तो सीख गए ये प्राथमिक? कोई दिक्कत? आरजीबी को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? सफेद, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि श्वेत प्राइमरी है या सेकेंडरी है तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक ये है रेड, हरा और नीला, इसी को मिलाने से क्या बनेगा? अच्छा क्या बताओ, ये बताओ कि रेड को और पिकॉक को बनाएंगे तो श्वेत बनेगा कि नहीं? बनेगा, बट रेशियो में हेर फेर करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को ज्यादा किसी को कम मिलाना पड़ेगा। वो आप देखते चलिए जब कब सफेदी आ जाता है। अब लिख लीजिए पूरक रंग, कंप्लीमेंट्री कलर। द्वितीयक समझ गए आप? तो द्वितीयक के लिए लिखवाना पड़ेगा मुझे कौन कौन से हैं। आरजी येलो, फिर क्या मैजेंटा और फिर पिकॉक, और फिर तीनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? श्वेत। तो ये तीनों भी क्या है? ये श्वेत भी क्या है? सेकेंडरी है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? सेकेंडरी। ये तीनों सेकेंडरी हैं और इसमें श्वेत, तीनों को जब मिला देंगे तो फिर श्वेत बन जाएगा, तो श्वेत भी सेकेंडरी है। अब हम लिखेंगे पूरक रंग, जिसको व्हाइट हो जाएगा। हाँ, रेशियो अलग अलग करने पर, ठीक है। बट इतना याद रखना है कि आपसे पूछा जाए प्राइमरी कौन सा है तो आप बोलिएगा कि रेड, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये प्राइमरी है। पीला, पिकॉक और मैजेंटा क्या है? सेकेंडरी है। और श्वेत भी
सेकेंडरी है, क्योंकि तीनों को मिलाने से क्या आ जाता है, श्वेत। तो मैंने बोला सेकेंडरी क्या, कि प्राइमरी को मिला देने से जो बनता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी। अब लिखना है कंप्लीमेंट्री कलर, या इसको बोलेंगे पूरक कलर है, पूरक रंग, या इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री कलर, जो पूरक कलर है, कंप्लीमेंट्री कलर। ठीक है, पूरक कलर को क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री कलर, पूरक कलर। ये कलर है कंप्लीमेंट्री कलर, पूरक। और पूरक कलर किसको बोलते हैं, जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बन जाता है उसको पूरक कलर बोलते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से कौन सा कलर बन जाए जी, श्वेत, यानी कि व्हाइट बन जाए, वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो बहुत साधारण शब्दों में लिखिएगा कि जिन दो रंगों को मिलाने से, जिन दो रंगों के को मिलाने से श्वेत रंग बनता है, उन्हें पूरक रंग, उन्हें एक दूसरे का, उन्हें एक दूसरे का पूरक कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बन जाए, श्वेत रंग का मतलब व्हाइट कलर में तब्दील हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का पूरक कलर बोलते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बन जाए उसको बोलते हैं पूरक, कंप्लीमेंट्री कलर। और प्राथमिक सेकेंडरी आपने जान लिया। सेकेंडरी को ध्यान रखना, अगर इसी चीज के स्टेटमेंट में डेफिनेशन पूछ दे तो, रेड ग्रीन ब्लू प्राथमिक कलर है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोले कि जिन दोनों को मिलाने से श्वेत कलर बन जाए वे हैं द्वितीय कलर, द्वितीय कलर। तीसरा होगा कि दो रंगों को मिलाने से, दो प्राथमिक को मिलाने से जो बनता है उसको बोलते हैं पूरक कलर। तो अब इसमें एक ही सही है, क्यों, क्योंकि इसी बात को ध्यान रखना है, जब प्राइमरी मिलेगा ना तो सेकेंडरी बनेगा। दो प्राइमरी को मिलाओगे रेड ग्रीन ब्लू में से तो जाके जो बनेगा वो होगा सेकेंडरी। लेकिन वैसे दो कलर जिनको मिलाने से श्वेत रंग बन जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे दोनों। तो कोई भी कलर दो मिलाओगे तो श्वेत बनेगा। पिछले वाले चित्र में आपने देखा था, जैसे रेड को ग्रीन से मिलाओगे तो क्या बनेगा, श्वेत बनेगा कि नहीं, वो येलो बनेगा, येलो बनेगा। अच्छा, किसको मिलाओगे, ग्रीन को, ये देखो, इसको और रेड को मिलाओगे तो सफेद बनेगा कि नहीं, श्वेत बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। कलर को थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अनुपात का बढ़ाना घटाना पड़ेगा तो आपको श्वेत मिल जाएगा। मतलब वही बात है, बस श्वेत को बनाना है। तो श्वेत बनाने के लिए क्या होगा, आर को जी से मिलाना पड़ेगा, आर को जी से, वाई को बी से और ग्रीन को मैजेंटा से। यही कलर है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं। इसको इससे मिलाओगे श्वेत बन जाएगा, इससे इसको मिलाओगे श्वेत बन जाएगा। बस अनुपात को मेंटेन करना है, ठीक। तो लिखोगे ये जो है क्या हो सकता है, पूरक कलर। तो आर को किससे मिलाओगे, जी से मिलाओगे तो क्या बनेगा जी, पूरक कलर में बताओ। आर को अगर जी से मिलेंगे तो व्हाइट बनेगा कि नहीं, पीला बनेगा, वो सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन व्हाइट भी बनाना है तो जब हम रेशियो में हेरफेर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मिलाते जाओ, आपको अपने आप सफेदी जब दिखने लगे तो रोक देना। तो इसको मिला के क्या करेंगे, व्हाइट बना सकते हैं। तो ये तो परिभाषा है ना जी कि कंप्लीमेंट्री कौन है, पूरक कौन है। जब दो मिलके सफेद बना दे तो पूरक है। बट सेकेंडरी कौन है, जब प्राथमिक से मिलकर बने वो है सेकेंडरी, ठीक है। आरजीबी को मिलाओगे श्वेत बन जाएगा, तो ये कौन सा कलर होगा,
सेकेंडरी होगा। पूरक का मतलब है कि क्या आरजीबी पूरक है? एक दूसरे के पूरक भी हैं, क्योंकि उनको मिलाने से क्या बनेगा? सफेद भी बनता है, श्वेत भी बनता है। इसमें किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया कलर? बोलिए ईमानदारी से, कलर समझ में आया? अब सुनिए, काला वस्तु, काला कपड़ा, काला शर्ट, काला जो कपड़ा होता है वो काला इसलिए दिखता है क्योंकि सभी कलर को अपने में अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो काला है। सुन लीजिए। और सफेद कपड़ा इसलिए सफेद दिखता है क्योंकि सभी कलर को अपने से वो वापस कर देता है। आएगा, वापस कर दिया। ठीक है, मजा इसमें नहीं है, ये सब जानते हैं। कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो सीख लेते हैं कि भाई काला कपड़ा इसलिए काला दिखाई देता है कि वो प्रकाश के सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और सफेद इसलिए दिखता है क्योंकि सभी कलर को अपने से वापस भेज देता है। क्लियर है? लेकिन सभी रंगों के साथ होता है। मान लीजिए कि पीला कलर इनका टी शर्ट है, सुन लीजिए, पीला कलर पीले कलर की रोशनी में दिखेगा और नहीं तो सफेद कलर के रोशनी में दिखेगा। इसके अलावा सब कलर के रोशनी में काला दिखेगा। बंद कर। पीला कलर अरे जीवाल है। पीला कलर, सुन लीजिए, पीला कलर को क्या बोला मैंने कि यदि आपको पीला कलर को देखना है, अच्छा दुकानदार जब जाइएगा ना, वैसे मतलब बाहर तो रोड पे दुकान लगा के रखते हैं, वो ऐसा कलर रखते हैं कि सब कलर, सब कपड़ा एक ही कलर का दिखता है। अब उसमें धोखा हो जाएगा आपसे कि कौन सा कलर है। पीला कलर कभी भी पीला रंग में या सफेद कलर के लाइट में ही दिखेगा। बाकी किसी कलर का लाइट दिखाइएगा ना तो पीला कलर किस में दिखेगा? काला दिखेगा। अच्छा, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, सब रंग के लिए है। हरा और सफेद लाइट में ही हरा दिखेगा और बाकी सब में ब्लैक दिखेगा। ये सब कलर के साथ लागू होता है। हाँ, लाल में और सफेद में, बाकी सब में काला। कोई दिक्कत इसमें? लिखिएगा, इसको नोट लिख लीजिए भाई, नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। काली वस्तु, काली वस्तु, काली वस्तु, नोट लिख के लिखना है। काली वस्तु या ब्लैक मटेरियल या कोई भी ब्लैक चीज हो, ब्लैक मैटर इसलिए काला दिखता है, काली वस्तु इसलिए काला दिखती है कि सारे रंगों के प्रकाश को, कि सारे रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इसलिए काली दिखती है कि सारे रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। हो गया? दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा। काली वस्तु काली दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश के सारे रंगों को, सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। श्वेत वस्तु इसलिए श्वेत दिखती है क्योंकि सभी प्रकाश के रंगों को परावर्तित कर देती है, परावर्तित कर देती है, परावर्तित कर देती है। परावर्तित कर देती है। श्वेत वस्तु इसलिए श्वेत दिखती है क्योंकि प्रकाश के सभी रंगों को, टोटल कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है। क्या कर देती है जी? रिफ्लेक्ट। मतलब अगर ब्लैक चीज है, ब्लैक है, तो ब्लैक वस्तु इसलिए ब्लैक दिखेगा क्योंकि ये जितने भी कलर हैं इसको क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर लेता है या अवशोषित कर लेता है। और जो व्हाइट है,
वो इसलिए उजला दिखता है वाइट कलर कि सभी कलर को, जितने भी रंग हैं, वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रंग के बारे में प्रश्न आएगा तो छोड़ेंगे? छोड़ना कुछ भी नहीं है, अब नहीं छूटेगा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। इन आसपास में प्रश्न आएगा तो तुम गिरते पड़ते कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन भी होंगे और विकल्प भी, तो इतना तो दिमाग लगा लोगे अच्छा ये नहीं है। और मैं बोल रहा हूं वो प्रश्न के बाहर का शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो किए गए प्रश्न है और जो किए जा सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, वो लास्ट वाला पॉइंट लिख लो, पीला कलर वाला, कि जो पीला कलर है वो पीला प्रकाश में, रोशनी में या सफेद रोशनी में दिखाई देगा, बाकी सभी में क्या हो जाएगा, वो काला दिखाई देगा। लिख लो इस पॉइंट को। पीली वस्तु, पीले रंग, पीली वस्तु, पीली वस्तु मतलब येलो मटेरियल, पीली वस्तु, पीली वस्तु, पीली वस्तु, सुन लीजिए इसको समझने के लिए, पीली वस्तु, ये इसलिए लिखवा रहा हूं पीली वाला क्योंकि ये प्रश्न के फ्रीक्वेंसी में था। जैसे इसी कलर को लेते हुए प्रश्न पूछा गया है, तो एक तो जो प्रश्न पूछा गया है वो काम हो जाएगा, और दूसरा इसी बहाने मैं ये समझा दूंगा कि सभी कलर ऐसा होता है, उसी रंग में दिखता है, तो इसलिए लिख रहा हूं, व्यर्थ नहीं लिखवा रहा हूं मैं कुछ भी। ये पीली वस्तु वाला प्रश्न 3-4 बार पूछे गए हैं कि पीला कलर सफेद को छोड़कर, सफेद रंग के रोशनी के अलावा किस कलर में दिखाई देता है, लाल, ब्लू, काला, किस में, ब्लैक में। तो पीली वस्तु, पीले रंग, पीली वस्तु पीले रंग तथा सफेद या श्वेत, पीली वस्तु पीले रंग के प्रकाश में तथा पीले रंग के प्रकाश में तथा श्वेत रंग के प्रकाश में पीली दिखाई देती है। पीली वस्तु पीले रंग के प्रकाश में तथा श्वेत रंग के प्रकाश में पीली दिखाई देती है, तथा अन्य रंगों में, तथा अन्य रंगों के प्रकाश में, तथा अन्य रंगों के प्रकाश में काली दिखाई देती है। अन्य रंगों के प्रकाश में काली दिखाई देती है। समझ में आया? फिर से सुनिए, पीली वस्तु पीले रंग के प्रकाश में, येलो मटेरियल, येलो कलर के लाइट में, रोशनी में, तथा एंड वाइट कलर के रोशनी में, लाइट में, ये पीली दिखाई देगी। इसके अलावा किसी भी कलर में की रोशनी में, किसी भी कलर की रोशनी में ये काली दिखाई देगी। कोई दिक्कत? और ये बात सारे कलरों पे लागू होगा। लाल के लिए लाल और उजला, और बाकी सब में काला। आई बात समझ में? सबको आ रही है? महिलाएं आंख बच रहा है, पढ़ना है या कल पढ़ना है? पर्याप्त पढ़ लिया आपने। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलेंगे आईज, आंख, नेत्र। और नेत्र के बाद 3-4 टॉपिक है जो अगले क्लास को मिस नहीं करना है, सबको बोलना है कि आए, क्योंकि कल होगा न्यूमेरिकल भी और कल होगा समाप्ति भी। कल क्वेश्चन भी आएगा और कल समाप्ति भी है इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर होगा गुरुत्वाकर्षण।